नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आज पॉइंट ब्लैंक में बात करेंगे पाकिस्तान के उस जासूसी मकड़जाल की जिसमें कोई भी फंस सकता है अगर वो थोड़ा सा भी सावधान ना रहे। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? सवाल खड़ा हुआ हिसार की ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से। एक यूट्यूबर कैसे जासूसी के इतने बड़े कांड में शामिल हो गई, कैसे आईएसआई के अधिकारी उसके संपर्क में आ गए, कैसे आईएसआई उसके तमाम टूर्स को स्पॉन्सर करने लगी। आखिरकार आईएसआई क्या चाहती थी ज्योति मल्होत्रा से? ये सवाल हर गलियारे में गूंज रहे हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आज आपको बताएंगे और आपको सावधान करेंगे कि चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, कहीं भी अगर आपको कोई भी शक्की आदमी चाहे फेसबुक पर चाहे इंस्टाग्राम पर आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आए या बहुत मीठी मीठी बातें करे जिसे आप नहीं जानते हैं और आपको लगे कि ये अपने देश का आदमी नहीं या फिर अपने देश में बैठा कोई बहरूपिया है, तो उससे कोई भी जानकारी नासमझी में भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो भी आईएसआई के किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात शुरू करते हैं ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहा यह जा रहा है कि आईएसआई ये चाहती थी कि कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर पाकिस्तान में जाकर उनके नैरेटिव को सेट करे, यानी ये दिखाए कि पाकिस्तान में भारत के लोगों के प्रति कितना अच्छा रवैया रखा जाता है, धार्मिक जत्थों के साथ जो भी लोग जाते हैं उनको कितने बढ़िया से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पेश आता है, उनको क्या क्या सहूलियतें देता है, और पाकिस्तान में हिंदू धर्म हो या फिर सिख धर्म हो उससे जुड़े हुए धार्मिक स्थलों की क्या व्यवस्था है और किस तरह से इन सारी यात्राओं में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान हुकूमत लोगों की खिदमत में लगी रहती है। इसके लिए हरियाणा के जो धार्मिक जत्थों को लेकर जाते थे वो एक शख्स कुरुक्षेत्र का था, सारे वीज़ा को मैनेज करता था, पाकिस्तान एम्बेसी आता जाता रहता था। उसको बिना कोई हिंट दिए ये कहा गया कि आप क्यों नहीं अपने जत्थे के साथ कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर लेके जाते जो आपकी पूरी यात्रा के बारे में बताए। यहाँ से एंट्री होती है ज्योति मल्होत्रा की। कुरुक्षेत्र के उस शख्स ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान एम्बेसी में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ दानिश नाम का एक शख्स जो काम तो करता था दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में, लेकिन असल में वो आईएसआई का आदमी था, क्योंकि होता यह है कि खुफिया एजेंसियाँ हर दूतावास में अपने अपने अधिकारी रखती हैं। तो इसी तरह से आईएसआई ने दानिश को यहाँ भारत के मिशन पर भेजा हुआ था, जो रूटीन में तो काम दूतावास के ही करता था, लेकिन कायदे से उसको अपनी एजेंसी के लिए क्या काम करना है, किस तरह से नेटवर्क को खड़ा करना है, उसकी भी तलाश में ये लोग हरदम रहते थे। ज्योति मल्होत्रा उनसे मिली। ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान एम्बेसी में आना जाना हो गया। पाकिस्तान 2 बार गई, वो धार्मिक जत्थे के साथ गई, वहाँ से तमाम तरह की कवरेज को दिखाया उसने अपने YouTube चैनल पर। और आईएसआई करती क्या है? आईएसआई करती ये है कि भैया आपका भी बहुत फ़ायदा होगा, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, वहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाएंगे, क्या सिस्टम है, क्या उसकी अहमियत है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको भारत में इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी? ये झांसा देकर ये उस इन्फ्लुएंसर या फिर उस यूट्यूबर को कहते हैं कि आपके व्यूज़ इतने बढ़ जाएंगे, आपकी बहुत इनकम हो जाएगी, आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे। और जिस आदमी ने पॉपुलैरिटी देखी नहीं होती है वो इस झांसे में आ जाता है। उसको लगता है कि पाकिस्तान एम्बेसी में डायरेक्ट एक्सेस हो गया। फिर ये क्या करते हैं, जब उसको वीज़ा देकर पाकिस्तान में पहुंचाते हैं तो वहाँ उसको अपने आप में वीवीआईपी का दर्जा मिलने लगता है, क्योंकि ये आईएसआई की पूरी चाल रहती है कि आदमी ये फील करने लगता है कि अरे मैं तो अपने देश से भी ज़्यादा बड़ा वीआईपी हूँ यहाँ पर। देखिए कितने लोग मिल रहे हैं, मुझे कहीं भी एक्सेस की दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे शूट करवाया जा रहा है, मुझे नेताओं से मिलवाया जा रहा है, मुझे बड़े बड़े अफसरों के साथ जो है वो लंच डिनर करने का मौका मिल रहा है, और मुझे किसी का भी इंटरव्यू करना है तो वो भी सब मैनेज कर दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ होती हैं जिन कमज़ोरियों में ये पता ही नहीं लगता कि कब आईएसआई आपको अपने जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बना लेती है और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से ज्योति मल्होत्रा जब वहाँ पर गई, उसने वहाँ का शूट दिखाया, सब कुछ किया, उसको लगा कि वाकई उसका काम बढ़ गया है, विदेश के दौरे शुरू हो गए। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ में खुलासा हुआ उसमें पता ये लगा है कि जब ज्योति मल्होत्रा बाली गई थी, इंडोनेशिया की बाली में घूमने के लिए, तो पाकिस्तान का आईएसआई का एक आदमी पाकिस्तान से उसके पीछे पीछे बाली गया था। अब ये सब चीज़ें पता कहाँ से लगी? ये पता लगी हैं
ज्योति मल्होत्रा के ही मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन के चैट से, जो पुराने वीडियो मिले हैं या उसके iCloud की जांच की जा रही है, उससे जो प्रमाण मिल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से ये पता लग रहा है कि ISI के 3 अधिकारी ज्योति मल्होत्रा के बहुत करीब हो गए थे और ये इनमें जो पहली पहचान हुई थी वो दानिश के जरिए हुई थी। हालांकि दानिश को 13 मई को भारत सरकार ने पाकिस्तान वापस भेज दिया था, ये कहकर कि ये आदमी अब भारत की ज़मीन पर नहीं रहना चाहिए। और उसकी इस साजिश का पता कैसे लगा? दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो पिछले 1 साल से ये ट्रैक कर रही थी कि आखिरकार कौन कौन लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके अधिकारियों से, चाहे वो पाक एम्बेसी हो जो भारत में या फिर अन्य जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, उनके संपर्क में हैं। तो IB के रडार पर आ गई ज्योति मल्होत्रा। पिछले 1 साल से IB उस पर नज़र रखे हुए थी और जो हमारी सूचना है, IB ने 2-3 बार उसको किसी न किसी माध्यम से समझाने की कोशिश भी की कि पाकिस्तान के खिलाफ ये खामखा की दिलचस्पी रखना उसके लिए ठीक नहीं है और वो उनके नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रही है। लेकिन कहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने अपने कान उनके इस समझाने वाली या इस नसीहत पर नहीं दी। खैर, अब वो फंसी किस तरह से? अब तक अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 11 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 6 जो हैं वो पंजाब के हैं और 5 जो हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूपी में भी जो है, जो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बने हुए लोग थे, उनको भी पुलिस जो है वो अपने रडार पर रखे हुए है। कुछ से पूछताछ चल रही है, कुछ वहाँ भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान इनका लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क में रहना इनकी गिरफ्तारी की वजह बना। फिर इनके पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। इसी तरह से ज्योति मल्होत्रा का भी खंगाला गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ज्योति मल्होत्रा के एपिसोड से हम पाकिस्तान एम्बेसी के नेटवर्क की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी भारत में 3 तरह से ऑपरेट करती है। अभी तक की जांच एजेंसियों ने जो खुलासे किए हैं उसके हिसाब से पहला नेटवर्क ये चलता है कि आप जब भी कोई वीज़ा लेने जाता है, ये कोई बड़े हाईफाई आदमी को टारगेट नहीं करते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास का आदमी देखते हैं, मिडिल क्लास का आदमी देखते हैं। ये देखते हैं कि ये आदमी कितना डेस्परेट है पाकिस्तान जाने के लिए और क्यों है। जब उसकी डेस्परेशन समझ आ जाती है इनको इंटरव्यू में, तो ये उसको कह देते हैं कि आपको वीज़ा नहीं दिया जाता, सवाल ही नहीं आपको वीज़ा मिल जाए। आदमी मायूस हो जाता है और उसके बाद जो है वो वापस आ जाता है। थोड़ा बहुत बोलता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, इस काम से जाना चाहता है, या ये रिश्तेदारी है, या इस यात्रा पर जाना ज़रूरी है, या ये उसका मकसद है जाने का। वो जब वो प्लीड करता है तो इनको समझ आ जाता है कि ये शिकार फंसेगा। ऐसे बहुत सारे शिकार ये तलाश कर लेते हैं, या मान लीजिए कि जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनको चिन्हित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है, मिल ही नहीं सकता आपको वीज़ा। जब वो आदमी चला जाता है, उसके फॉर्म से उसका नंबर देखते हैं और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद पाकिस्तान एम्बेसी से उसको फ़ोन करेंगे। अगर नूह में जो शख्स मोहम्मद तारिफ पकड़ा गया है, अगर उसकी हम बात करें तो वो जासूसी के नेटवर्क में इसीलिए आया। तो ये क्या करते हैं, फ़ोन करेंगे कि हम पाकिस्तान एम्बेसी से बोल रहे हैं, आपको वीज़ा चाहिए, आप आए थे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले। वो कहेगा हाँ जी चाहिए, वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या आप हमें 1 या 2 सिम कार्ड ला के दे सकते हैं? भारतीय सिम कार्ड मंगवाए जाते हैं। नॉर्मली आदमी को लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, सिम कार्ड दे देते हैं। वो अपने आधार कार्ड पे या फिर अपने किसी दोस्त या नाते रिश्तेदार के आधार कार्ड पे जो भी अवेलेबल होता है, 2 सिम कार्ड या 1 सिम कार्ड खरीदता है और वो जाकर दे देता है। उसको लगता है वीज़ा मिल गया, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इन सिम कार्ड का इस्तेमाल ये क्या करेंगे। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल ISI के या पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे लोग अपने तमाम नेटवर्क के लोगों से बात करने के लिए करते हैं, या फिर इन्होंने अपने जासूसी या फिर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए जो षड्यंत्र बुना होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन सिम कार्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो सिम कार्ड्स अगर रिकॉर्ड में चेक किए जाएंगे तो वो किसी भारतीय के नाम पर ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ये पाकिस्तान के लोग उन सिम कार्ड को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए, अपने जासूसी नेटवर्क से बात करने के लिए। तो ये सिम कार्ड मंगवा लेते हैं। सिम कार्ड आ गए, वीज़ा दे दिया। एक बार आदमी जब पाकिस्तान चला गया, दोस्ती हो गई, दोबारा फिर फ़ोन किया कि दोबारा जाना चाहोगे, या मान लीजिए कि उस आदमी ने 4-6 महीने बाद फिर अप्लाई किया, या अपने फैमिली मेम्बर के साथ अप्लाई किया कि इसको भी घूमने जाना है या धार्मिक यात्रा पे जाना है, तो फिर उसको जो इनकी
अपनी मंशा होगी वो बताएंगे कि हाँ दे देंगे वीज़ा, पर आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर सिम कार्ड मंगवा लेंगे या ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी, पाकिस्तानी होने के नाते वो इंडिया में मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, वो चीज़ मंगवा लेंगे। लेकिन सिम कार्ड का नेटवर्क बेपर्दा हो चुका है कि ये सिम कार्ड्स मंगवाते हैं और अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए उन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि ये जो जासूसी का नेटवर्क है, इन सब से भी उन सिम कार्ड्स के जरिए ही बात होती हो, और बात हो रही है तो ये लगता है कि ये कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी इंडियन ओरिजिन के आदमी से बात कर रहा है, जबकि कायदे से अगर आप इंटरनेट कॉल कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आईपी एड्रेस से उसको एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं तो ये लगता है कि ये तो भारतीय ही है, जब तक उससे पूछताछ ना हो कि ये आप क्यों इससे बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है, इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए आप गए पाकिस्तान एम्बेसी में, पहला होता है कि नहीं आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, और ये इसलिए हर आदमी को कहा जाता है क्योंकि उसको अपने नेटवर्क में इनको लाना होता है। वो आदमी गिड़गिड़ाता है तो इनको मजबूरी पता लग जाती है। अगर कोई आदमी कहे कि ठीक है नहीं दे रहे हो तो वो इतना ज़रूरी जाना भी नहीं है, तो उसको नहीं संपर्क करते हैं। फिर इनका दूसरा काम चलता है कि जब आप सिम कार्ड वगैरह देने लगें और आप इनके नेट में आ जाएं तो ये देख लेते हैं कि कितनी पोटेंशियल है इस आदमी में। फिर एम्बेसी में एक वीज़ा रैकेट भी चलता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एम्बेसी के लोग पैसा बनाने के लिए, बहुत भ्रष्टाचार है वहाँ पर, एम्बेसी के लोग क्या करते हैं कि मना कर देते हैं वीज़ा वाले को, और जो आदमी सिम कार्ड या इस तरह के उनके नेटवर्क में काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं कि तुझे कोई भी अप्रोच करे तो तू ले आना। तो इनका ये सेकंड नेटवर्क शुरू होता है। पहले सिम मंगवाए, वो सोर्स बन गया, सोर्स को कह दिया कि तू आस पड़ोस में अगर तुझे कोई भी लगता है या तेरे ज़िले में कोई लगता है या कोई भी तेरे संपर्क में आता है जिसको पाकिस्तान जाने का वीज़ा चाहिए, उसको हम वीज़ा दे देंगे, तेरे थ्रू वीज़ा दे देंगे। तो जिसने भी जाना होता है वीज़ा, जिसको नहीं मिल रहा होता है डायरेक्ट खुद अप्रोच करने पर, वो इस इनके सोर्स के जरिए अप्लाई करता है। तो ये इनका दूसरा नेटवर्क सामने आ गया। तो इस दो तरीके से तो ये ऑपरेट करते ही हैं। तीसरा इनकी कोशिश क्या रहती है, आईएसआई की कोशिश ये रहती है कि अपने दूतावास के जरिए उन लोगों को ढूंढा जाए जिनको बहुत पॉपुलर होने के लिए, जिनको अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको कल्चर के तौर पर, ट्रैवल के तौर पर, रिलीजन के तौर पर, या फिर सिटी के ट्रेंड्स जो होती हैं फूड के तौर पर, अगर कोई भी अपना वीडियो ब्लॉग बनाना चाहता है या इंस्टाग्राम पर वो करना चाहता है, तो इस तरह के लोगों को ये ढूंढते हैं। क्योंकि पहले उनको लालच दिया जाता है कि आपको एक्सेस दिया जा रहा है हर चीज़ का, और बाद में जो इनके इरादे होते हैं ये वो चीज़ें सामने रख देते हैं। ये अभी तक जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये सब चीज़ें, इन जो जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया आईएसआई का, उनके मार्फत ये चीज़ें पता लग चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ज्योति मल्होत्रा ने क्या चीज़ें साझा की होंगी, क्या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट साझा किया होगा। देखिए, आईएसआई का काम ऐसे रहता है कि पता भी नहीं लगता है। सीआईए भी ऐसे ही करता है, कोई भी खुफिया एजेंसी ऐसे ही करती है। वो क्या करते हैं, आप गए वहाँ पर, लोगों ने आपकी बहुत खिदमत की, वो लोग पूछने लग जाएंगे कि हम श्रीनगर जाना चाहते हैं, कैसा है श्रीनगर, आप गई हैं कभी? आदमी कहेगा हाँ हाँ मैं गया हूँ। अच्छा, क्या कुछ है वहाँ पर? वाकई वैसी जन्नत दिखती है जैसी बात करते हैं? पता सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात करेंगे। फिर वो कहेगा आदमी कि हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है, हरी भरी वादियाँ हैं, ये है डल लेक है, पहलगाम है, वहाँ पर उड़ी की तरफ जाओ तो बहुत बढ़िया वैलियाँ और जो है वो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, और वादियों की हरियाली और मौसम, सोनमर्ग में ये, गुलमर्ग में, ऐसी बातें करते रहेंगे। फिर कहेंगे कि हम ना आपका वीडियो देखेंगे, आप क्यों नहीं वहाँ जाके वीडियो भेजते, आप इन सब चीज़ों का वीडियो बना के भेजिए। अब कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर है वो सोचेगा अच्छा बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में, मैं बना के भेज देता हूँ, आप इस चीज़ का भी भेजिएगा। जो उनको चाहिए होती होगी चीज़, वो चीज़ भी इसमें बता देंगे, और फिर कहेंगे कि जब आप ये ब्लॉग अपलोड करोगे ना तो हमें आप बताना, हम उसको देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कैसा बना है। इस तरह से सिलसिला बढ़ता है। तो शुरू में पता नहीं चलता है, आदमी को लगता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 उनकी जो मंशा होती है, जो चीज़ें वो जानना चाहते हैं, वो चीज़ें आपसे ब्लॉग्स के जरिए, आपसे दोस्ती करके, आपके एक तरह से फ़ैन बन के, आपके फॉलोवर बन के, आपके व्यूअर बन के वो आपसे निकलवाने लग जाते हैं। तो ये एक जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी होती है खुफिया तंत्र और आईएसआई की, उसका ये सब चीज़ें हिस्सा रहती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कहेंगे अरे आप कहाँ रहते हैं हिसार में ज्योति जी, वो कहेगी हम फलां इलाके में रहते हैं। अच्छा, मॉडल टाउन में रहते हैं?
हाँ जी हाँ जी, अच्छा जो मार्केट के बगल में ऐसे ही, वो कहेंगे नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा वो जिस साइड वो आर्मी का एरिया पड़ता है, जो रोड जाती है उस साइड को, हाँ जी वो। अच्छा वो आर्मी एरिया से आगे आपका घर या पीछे? अच्छा वो तो एयरपोर्ट भी पड़ता है उसके पास, तो आप वहीं से फ्लाइट पकड़ती हैं? नहीं नहीं, वहाँ से फ्लाइट नहीं जाती है, वो फ्लाइट तो जो है वो एयरफोर्स वाले यूज़ करते हैं, वहाँ से सिविल फ्लाइट्स नहीं है, अभी शुरू होने लगी है। मतलब ये नॉर्मल चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं नॉर्मली तब कोई भी आदमी ये समझ नहीं पाता है कि ये आपके घर का पता पूछ रहे हैं या एयरबेस और आर्मी के ठिकाने का पता पूछ रहे हैं। इस तरह से जब ये शुरुआत होती है और वो शुरुआत फिर धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, लेकिन उनका एजेंडा रहता है, वो अपने एजेंडे के तहत चीज़ें आपके सामने परोस रहे होते हैं और आप पहले इस तरह से बता रहे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप वो जानकारियां इनको मुहैया करवा रहे हैं अपने अते पते के माध्यम से, जो इनको चाहिए कायदे से। आपके घर से क्या लेना देना भैया उनको? आप उनको अपने घर ले जाओ, उनको बोल दो कि आ जाओ, अगर आपको वहाँ पर वीज़ा अलाउ करता है तो आ जाओ, आप देख जाओ, या आप वीडियो कॉल करा दो। भैया वो तो वो जानकारियाँ लेना चाहते हैं जो उनको मिशन टारगेट सौंपा गया है उसके तहत। और ये जो नेटवर्क बना है सारा, ये तमाम नेटवर्क जो है उसी के तहत बना है। इन लोगों को शुरू में तो पता ही नहीं लगा होगा कि आईएसआई के लोग उन्हें ट्रैप कर रहे हैं, और जब ट्रैप हो जाते हैं फिर उनको धीरे धीरे कहा जाता है कि आप ये जानकारियां हमें दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। फिर निकलने का रास्ता कोई नहीं होता, और मजबूर लोअर मिडिल क्लास और ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जिनकी कमजोरियां इजीली पकड़ी जा सके। एक तरह से और टारगेट करते हैं ये, क्या टारगेट करते हैं? जो धार्मिक जत्थे जाते हैं वहां पर, उन जत्थों में सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट टारगेट कैसे ढूंढते हैं? सॉफ्ट टारगेट कौन ढूंढता है? और इतना आसान होता है क्या धार्मिक जत्थों में? हाँ, ये होता है, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरह आपको नहीं मिलेगा कि अगर कोई धार्मिक स्थल पर जा रहा है तो वहां कोई एजेंसी नहीं है, या मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी अंदर नहीं है। आईएसआई ने अपना नेटवर्क पूरे देश में, और जहां भी दुनिया में उनके नेटवर्क चलते हैं, चाहे हमारे बाकी पड़ोसी मुल्कों में हो, चाहे लंदन में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, वो सब जगह क्या करते हैं, हर जगह अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें आईएसआई का कोई ना कोई अधिकारी घुसा के रखते हैं। तो जो धार्मिक जत्थे जाते हैं, धार्मिक जत्थों को वहाँ पर जो लोग रिसीव करते हैं, जो उनके इंतज़ाम वगैरह करते हैं, उनमें बहुत सारे पाकिस्तान की आईएसआई के लोग लगे रहते हैं, जो कायदे से होते तो आईएसआई के ऑफिशियल हैं, लेकिन चूंकि भारत से जत्थे वहां पर हर साल आते जाते हैं, तो उनमें सॉफ्ट टारगेट तलाशने के लिए उन लोगों को, जो ये धार्मिक स्थलों का रख रखाव करने के लिए कमेटियां बनाई होती हैं, उसमें अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। वो कायदे से आपको लगेगा कि ये फलाने धार्मिक स्थल का मैनेजर है, वो उसका पोर्टफोलियो होगा, कायदे से वो आईएसआई का आदमी होगा। जैसे दूतावासों में आईएसआई के लोगों को जो है वो किसी न किसी ओहदे पर तैनात किया जाता है, इसी तरह से पाकिस्तान की हर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इंस्टीट्यूशंस में जो है बहुत सारे आईएसआई के लोग तैनात रहते हैं। तो जब धार्मिक जत्थे वहाँ पर जाते हैं, जिन्होंने वो देखते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कौन आदमी धीरे धीरे दोस्ती से, अपना अतीत बताते हुए, बंटवारे से पहले हम भी वहाँ थे, इस तरह की बातें शुरू करेंगे। जब ये बातें शुरू हो जाएंगी तो ये भी समझ में आ जाएगा कि भैया इस आदमी को धार्मिक यात्रा पर आया है तो क्या मन्नत थी, किससे ज़्यादा लगाव रखता है, किससे ज़्यादा प्यार करता है। तो उसकी कोई अगर वीकनेस हाथ में आ जाती है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हुए ये कोई ना कोई ऑप्शन दे देते हैं। या अगर मान लीजिए कि कोई आदमी थोड़ा फितरती स्वभाव का है, या वो लगता है इनको कि थोड़ा नोटोरियस है, ये काम कर सकता है, उसको अपने जाल में ले लेते हैं। तो वहाँ पर इनकी आंख ये बनी रहती है कि धार्मिक जत्थे में श्रद्धालुओं के साथ साथ कोई ऐसा सॉफ्ट टारगेट मिल जाए जो कल को भारत में इनकी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए टूल के तौर पर यूज़ हो सके। अब मान लीजिए कि आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, आजकल सब लोग स्नैपचैट से बात कर रहे हैं, लेकिन जब धार्मिक जत्थे वहाँ जाते हैं तो धार्मिक जत्थों को सुविधा के तौर पर, मान लीजिए कि किसी का फ़ोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वहाँ पर एसटीडी सुविधा दे दी जाती है। ज्योति मल्होत्रा ये खुद बता रही हैं कि देखिए एसटीडी लगाई गई है, पुराना सिस्टम है, ये है वो है। अरे भैया वो डायरेक्ट कॉल है, उसको वो हर कॉल जो है वो इंटरसेप्ट करके ये भेजते होंगे भी अपने फैमिली वाले से क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई साधारण गांव का आदमी गया है, वो तो अपनी
जो है कुशल क्षेम बताने के अलावा तमाम बातें कर लेगा, या ये पूछ लेगा कि और फलाना आदमी बीमार था या ये था कैसा है, तो वहाँ से इनको आइडिया हो जाता है कि इस आदमी को इस ट्रैप में लिया जा सकता है। तो भाई एसटीडी कॉल का ज़माना तो गुजरे बाबा आदम के ज़माने की बात हो गई है अब तो, वो कहते हैं। तो आप अगर वो एसटीडी कॉल कर रहे हो तो आपको सावधान रहना है वहाँ से कि ये एसटीडी कॉल इनका कोई आदमी सुन रहा है आपके भारत में कॉल करने के साथ साथ। आज कौन एसटीडी भारत में, कभी आपने देखी है कहीं एसटीडी? लैंडलाइन भी आजकल लोग तब यूज़ करते हैं जब ये लगे कि भाई कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर पाकिस्तान एसटीडी कॉल करवा रहा है तो वो सुविधा नहीं है, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से इन्होंने आपको अपने मकड़ जाल के बीच में पिरो रखा है। हमें उससे सावधान रहना है और आगे से कोई भी अननोन आदमी किसी भी तरह से ऐसी बातें पूछे जो आपका फैमिली मेंबर नहीं है और फैमिली मेंबर की तरह, और ख़ासकर अगर उसका वास्ता पाकिस्तान से है, तो आप चौकन्ने हो जाइए। और इसकी सूचना ना सिर्फ आप पुलिस को दीजिए, अपने घर में बड़ों को बताइए जो आपको लगता है कि इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझते हैं, और किसी भी लालच या प्रलोभन में आकर इस ट्रैप में मत फंसते जाइए। ऐसी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, जासूसी का जाल ऐसा होता है कि इसमें घुसना तो आसान होता है और पता भी नहीं चलता कि आप आसानी से कब इसका हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इससे निकलने का रास्ता नहीं है। फिर आपके माथे पर कलंक लगता है देशद्रोह और गद्दारी का। आज पॉइंट ब्लैंक में हमने आपको सजग किया है उन चालों से जिसमें बहुत सारे बच्चे, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या प्रलोभन में आकर वो लोग फंस गए जिनको ये पता भी नहीं था कि उनके ये कदम आखिरकार कहाँ ले जाएंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि पहलगाम आतंकी हमला ना हुआ होता और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च ना किया होता तो शायद पाकिस्तान की आईएसआई का ये जासूसों का नेटवर्क जो है इसी तरह से आगे भी काम करता जाता, और ना जाने देश की कौन कौन सी बड़ी जानकारियां या देश की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें पाकिस्तान में शेयर होती रहती जो ये शेयर करने वाले जानते भी नहीं होंगे कि आईएसआई इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकती है। सजग रहना है, होशियार रहना है आपने। और बाकी जोगिंदर पटियाल पॉइंट ब्लैंक में ऐसी चीज़ों से आगे भी आपको सावधान करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।